नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अब जो एमपी में लोकसभा चुनाव का चरण है उसमें मालवा जीतने का रण होगा, यानी वोटर के जो चरण है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। मालवा की एक सीट ऐसी है जहां जीतने पर सिर्फ एक सीट को जीता नहीं समझा जाता, बल्कि उसकी धमक आसपास की कई सीटों तक सुनाई देती है। वो है इंदौर। कांग्रेस ने वहां से अक्षय कांति बम को उतारा था। उस बम को बीजेपी ने बहुत पहले ही निस्तेज कर लिया और अपने स्टोर में जमा कर लिया। कांग्रेस वहां पर अब मुहिम चला रही कि लोग नोटा को वोट दें, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है। ऐसी मुहिम वहां पर सड़कों पर भी दिखाई दी। चूंकि बम को निस्तेज करने में प्रमुख भूमिका कैलाश विजयवर्गीय की थी, लिहाजा सुमित्रा महाजन की प्रतिक्रिया आनी ही थी। 8 बार इंदौर से सांसद रह चुकी ताई ने भाई की इस मुहिम को गैर जरूरी बता दिया। ताई और भाई के संबंध भला किसे नहीं पता है, इसलिए उस पर ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत अभी नहीं है। आज बात करेंगे इसी मुहिम की कि क्या वोटर्स को बरगलाया नहीं जा रहा। कांग्रेस क्या उस पड़ोसी की तरह बर्ताव नहीं कर रही जिसकी एक आंख उन्हीं के घर का सदस्य फोड़ दे तो वो जनता से कहे कि इनकी दोनों आंख फोड़ दो। बात लीडरशिप के गुणों की भी लाजिम है। क्यों उस वक्त रोक नहीं पाए जीतू पटवारी और अब रायता फैलाने में जुटे। ये भी कि उनकी क्या इतनी अपील है जनता की नज़र में कि वो कुछ बोलें और पब्लिक उसे मान ले। कुल मिलाकर इंदौर का परिणाम नजरों में तो रहेगा, क्योंकि लोग देखना चाहेंगे कि पिछली बार कोई बहुत बड़ा चेहरा ना होने के बावजूद शंकर लालवानी जब 5.5 लाख वोट से जीत सकते हैं, तो इस बार यह आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा। तो सवाल बहुतेरे हैं जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अब जो लोकसभा चुनाव का चरण है उसमें इंदौर के वोटर के चरण पोलिंग बूथ में पड़ेंगे। बीजेपी का गढ़ मानी जा रही इस सीट में यूं तो सियासी समझ रखने वालों की दिलचस्पी भी सिर्फ हार जीत के अंतर में ही थी, मगर इसमें ट्विस्ट आया नाम वापसी के दिन, जब कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बीजेपी के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। हैरत कांग्रेस से ज्यादा आम वोटर को भी हुई, क्योंकि बम के रहने से भी बीजेपी खेमे में कोई बड़ा विस्फोट होने की संभावना यूं भी नहीं थी। खैर, अब उसके बाद कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई है कि नोटा को वोट दीजिए। इसमें तड़का लगा दिया 8 बार तक इंदौर से सांसद रही पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यानी ताई ने। हालांकि बीजेपी तर्क दे रही है कि कांग्रेस का उम्मीदवार यदि खोटा निकल जाए तो क्यों नोटा को प्रमोट करना। कि आज मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। इसलिए इंदौर की जनता जनार्दन को, नागरिकों को इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कांग्रेस के लिए स्थिति शर्मनाक है और सीधे सीधे उसकी प्रदेश लीडरशिप पर सवाल खड़ा करती है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के शहर से प्रत्याशी विरोधी दल के सामने शरणागत हो जाए तो वो कर क्या रहे थे। अब ये अपनी खीज मिटाने के लिए लोगों को यदि नोटा पर वोट दिलाने की मुहिम चला रहे हैं तो उसका फायदा क्या कांग्रेस को होगा। ये कांग्रेस की ठीक वैसी ही कवायद है कि अपनी भले ही एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की भगदड़ ने वैसे ही उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रखा है और इंदौर केवल एक सीट नहीं होती बल्कि उसके नतीजे पूरे मालवा को प्रभावित करते हैं। ये बात कांग्रेस भी जानती है। इसलिए आज लंबे वक्त के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार गलबहियां डाले एक साथ नजर भी आए। जाहिर है कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान बचाने जैसे वजनी शब्दों के अलावा बोल भी क्या सकती है। और इंदौर शहर में भी अगर वोट होता, सही साठ चुनाव होते तो अच्छे होते। राजनीतिक बल्ले अपहरण हुआ इसका कैंडिडेट का, ये इसको प्रेम से ले गए, प्यार से ले गए, लालच से ले गए, इम्प्रेशन जमा के ले गए, खुद गया। अल्टीमेटली इसको पूरे कहानी को अपहरण की भाषा दी जाती है। ये राजनीतिक बल्लेबाजी चल रही है। विषय अभी इंदौर की अस्मिता का है, इंदौर के संस्कार का है, माँ अहिल्या के अपनत्व का है। नोटा के समर्थन में कांग्रेस की मुहिम के जवाब में प्रदेश सरकार के मंत्री और बम को निस्तेज करने में अहम भूमिका निभाने वाले कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया में संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक संदेश को प्रचारित कर रहे हैं जिसमें नोटा के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है।
वोटिंग के दिन ही ये धुंध बहुत कुछ साफ हो जाएगी कि जनता के मन में चल क्या रहा है और उसने किसके लिए समर्थन और किसके प्रति उदासीनता दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं संतोष गौतम, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर व्यास का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पवन देवलिया। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं संतोष जी से। संतोष जी, ये मुहिम चलाने की आपको लगता है कि ठीक है ये मुहिम चलाना, या फिर उस समय जो चूक हुई उसकी खींच उतार रहे हो आप लोग? ये जो मुहिम चल रही है इंदौर की जनता चला रही है और इसमें कांग्रेस सहयोगी भूमिका में मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि लोकतंत्र बचाओ समिति इस मुहिम की मुखिया है। तो हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते, और चूंकि हमारे प्रत्याशी को अपहरण करके एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ले गई, उसके बाद हमारा कम से कम ये कर्तव्य तो बनता था कि हम इस फैसले के विरुद्ध इंदौर की जनता के बीच में जाते और ये कहते कि ये फैसला गलत है। और ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से खजुराहो में हुआ उसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति इंदौर में, गांधीनगर में भी इसी प्रकार की कोशिश की गई थी, नामांकन वापस लेने की कोशिश की गई थी, और इंदौर में तो सूरत बनाने की पूरी तैयारी थी। केवल एक नहीं, अनेक ऐसे उम्मीदवार है जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उनके पर्चे वापस करवाने की कोशिशें की गई और फर्जी साइनें करके वापस कर गई। ये मेरा आरोप नहीं है, ये उन निर्दलीय प्रत्याशियों का आरोप है जिन्होंने खुलेआम मीडिया में बाइटें दी हैं और कोर्ट में केसेस भी उन्होंने दायर कर दिए हैं। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इंदौर में लोकतंत्र की हत्या की है, कांग्रेस ही नहीं, एक एक ऐसे नागरिक का कर्तव्य है इनको जवाब देना तानाशाही शक्तियों को जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। एक बार डॉक्टर व्यास को इन कर लेते हैं। डॉक्टर व्यास, लोकतंत्र का अपहरण कर लिया था आप लोगों ने, इसलिए ये मुहिम चल रही है और कुछ भी बुरा इसमें कांग्रेस को दिखता नहीं है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या लगभग 70 बार कांग्रेस अपने जन्म से टूटी है, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। 45 बार चुनी हुई सरकारों को प्रदेश से, पूरे देश से कांग्रेस ने निरस्त करा, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चूंकि कांग्रेस अपना कैंडिडेट बहुत समय तक खड़ा नहीं कर पाई। उसके बाद में यही अक्षय कांति बम थे जिनको विधानसभा चुनाव में जो है दशहरा मैदान के सामने कार्यालय खोल लिया था और उनका टिकट काट दिया था। उसके बाद में अक्षय कांति बम ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि राजा जी को जो है दिग्विजय सिंह सामने सेटिंग और पैसे के तहत जो है टिकट दे दिया। उसके बाद इनके कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव कह रहे हैं कि जो है खाटी जो चुनाव में जो कार्यकर्ता जमीन धरातल से जुड़ा है उसका कांग्रेस पार्टी जो है कहीं भी सूद बूद नहीं लेती है और पैसे के लिए जो है कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है। उसके बाद में के मिश्रा जी कहते हैं हमको तो 15 दिन पूर्व से मालूम था कि जो है अक्षय कांति बम जाने वाला है। अब बताइए किन की बातों को सत्य माना जाएगा? वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने धन बल, बाहुबल और ईडी और सबके माध्यम से जो है हमने कैंडिडेट को वापस ले लिया और अपहरण कर लिया। सुबह से वे अपने चुनाव प्रचार में निकलते और ये कहते हैं हमने रात भर उनको प्रताड़ित करा। तो रात भर प्रताड़ित करने के बाद जो है सुबह निला धुला के बढ़िया तैयार करके उनको हमने मंडी में प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया था और 3 घंटे बाद जो है अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद अगले दिन वापस छोड़ दिया। अब ये इस तरह की बात, और उसके बाद नोटा। आप बताइए, जनता जो है सोटा देगी नोटा की बात करने पर। इंदौर की जनता बड़ी जागरूक है। 8 बार से जो है कांग्रेस को सोटा दिए जा रही है। 9वीं बार कांग्रेस को सोटा पिछली बार दिया और 10वीं बार सोटा अभी देने की तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस अपने मन से बाहर ही नहीं। बड़ी बात आपके लिए पवन जी को इन करूंगा, बड़ी बात है आपके लिए ली। पवन जी, कैसे देखते हो इंदौर की तस्वीर? आप दोनों की मुहिम जो सब हुआ घटनाक्रम, आप बड़े जागरूक जर्नलिस्ट हो, आपसे छिपा क्या है? अभी के सूरत हाल आपकी नजर में क्या है वहाँ? देखिए प्रवीण जी, इंदौर की राजनीति भाई और ताई के बीच में है, ये तो जग जाहिर है। दूसरा, कांग्रेस इस समय अपरिपक्व नेतृत्व के दौर से गुजर रही है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की उनके प्रतिनिधि के रूप में जो भी बात कर रहे हैं, अक्षय बम के विषय में शुरुआती दौर से ये कहा जा रहा था कि ये नामांकन वापस लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना फॉर्म नामांकन विड्रा करेंगे। तो ये जो मुझे लगता है ये पट्टकथा है, ये उसी समय लिखी जा चुकी थी जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इंदौर के नेतृत्वकर्ता हैं वो ये पहले से तय कर चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा तो उसके सामने किस कांग्रेस की तरफ से किसको लाया जाए। तो मुझे लगता है इस तरह मतलब दोनों कैंडिडेट उन्हीं ने, बीजेपी नहीं तय किए, आपको ऐसे लगता है? जी बिल्कुल तय है। पहले ये मैं फिर कहूँगा, मेरी लगातार बातचीत चल रही थी, कैलाश विजयवर्गीय
बहुत विश्वास में थे कि शायद उनको लोकसभा लड़ाया जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी वो दावेदारी कर रहे थे तो उनकी जगह शंकर लालवानी को भेज दिया, चूंकि सुमित्रा महाजन जी विरोध कर रही थी कैलाश जी का, तो एक विकल्प के तौर पर। फिर आपको याद होगा कैलाश जी शंकर लालवानी की उम्मीदवारी को नकार चुके थे। तो ये जो अक्षय बम का जो विषय था ये पहले से उन जी तो मुझे जो लगता है कि ये पहले से ये सब तय कर चुके थे, और अब जो हुआ है ये एक राजनीतिक गुटबाजी का परिणाम है। और आज जो विशेषकर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने चलती हुई गाड़ी में एक वीडियो बनाकर कहना चाहिए जय वीरू की तरह, या ये दोस्ती हमारी अमर रहेगी, उसे सेकंड सेगमेंट के लिए रखते हैं सर, उस विषय पे आऊंगा। एक बार संतोष जी को इन कर लेते हैं। संतोष जी, जो पवन जी कह रहे हैं कुछ हद तक देखिए, आप वही बात डॉक्टर व्यास ने भी कही कि उन्हें भी इल्म था, इनको पवन जी को भी इल्म है, पवन जी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको भी इल्म था, आपको ही इल्म नहीं हो पाता है। आपके लोग जब चले जाते हैं तब पता लगता है कि अरे चले गए। तो थोड़ा इल्म तो इल्म तालीम सब बढ़ानी चाहिए सियासी तौर पर आप लोगों को। देखिए प्रवीण जी, ये तो हास्यास्पद है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो विशेषज्ञ हैं, दोनों ने पहले तो इस बात का जिक्र किया नहीं, लेकिन आज जब ये घटना हो गई तो सभी भविष्यवक्ता हो चुके हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं इन काल्पनिक बातों पर जवाब नहीं देना चाहूंगा, एक पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता हूं। तो ये घटना घट गई, ये दुखद है, और निश्चित रूप से कांग्रेस उसके बारे में विचार करेगी कि जो कैंडिडेट का चयन हुआ उसमें कहाँ गलती थी। लेकिन ये बात पूरी तरह काल्पनिक है कि उसकी पहले से ही बात चल रही थी और ये था और वो था। अब तो हर कोई भी भविष्यवक्ता बन जाएगा जाने के बाद, लेकिन पहले इनका एक भी स्टेटमेंट हो तो दिखा दीजिए। प्रेम व्यास जी का हो, जो हमारे पवन देवले जी का कोई स्टेटमेंट हो या कोई ऐसी बात कही हो कि मैं नहीं मानता इस बात को। मेरा ये कहना है कि ये ठीक है, कांग्रेस अपनी गलतियों में सुधार करेगी और करना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी पाक साफ नहीं हो जाती, उससे उसके दामन पर लगा वो दाग नहीं धुल जाता, जिसको 9 बार की सांसद सुमित्रा महाजन ने, उन्हीं की पार्टी के नेता ने इंगित किया है कि भले लोग इस बार नोटा को वोट देना चाहते हैं। तो जिस नोटा का जिक्र कर रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो क्या वही नोटा वो सुमित्रा महाजन जी को भी देना चाहेंगे, जिन्होंने अपने मन की फीलिंग थी, सत्यनारायण सत्तन जी को भी देना चाहेंगे, या उन तमाम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहेंगे जो इनसे खफा होकर एक तो अभय जैन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बनाकर। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में इतना विरोधाभास क्यों है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में, सत्तन जी जैसे वरिष्ठ नेताओं में इतना विरोधाभास है? अगर कांग्रेस को जनता सोटा देगी तो क्या इन नेताओं को भी सोटा देगी भारतीय जनता पार्टी के? मैं समझता हूं बुजुर्गों के प्रति असम्मान जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का अंग रहा है, मैं समझता हूं कांग्रेस के माध्यम से ये जवाब लेता हूं। महत्वपूर्ण बात आपने कही, जवाब लेता हूं। डॉक्टर व्यास, ये ठीक है कि बाकी के सब जो भी आकलन अच्छे रहे हों खराब रहे हों संतोष जी, लेकिन इस आकलन से जरूर सहमत रहे होंगे कि इंदौर आपकी एक सेट सीट थी, मतलब कहा जाता था भाई बीजेपी की कब्जा वाली सीट है, वहां इतनी तोड़फोड़ करने की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर अगर ताई टिप्पणी कर रही हैं और भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भाई आपके अंदर भी तो लोग नाराज होंगे ना इस तोड़फोड़ से। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं खेद और विरोध जताता हूं जिस तरह से ताई जी का नाम लेके, आदरणीय ताई जी का नाम लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो टिप्पणी करी, मेरा खुला विरोध है इनके शब्दों पर, और ऐसे शब्द ताई जी के लिए उपयुक्त नहीं किए जाने चाहिए। अगली बार से मुझे मेरे मित्र से आग्रह है कि ये शब्द उपयोग ना करें। दूसरी बात है, जो आपने पूछा तो के मिश्रा जी कह रहे हैं कि 15 दिन पूर्व से हमको पता था। अब के मिश्रा जी किस पद पर थे कांग्रेस पे? और दूसरा, देवेंद्र सिंह यादव कह रहे हैं कि हमें पूर्व से पता था ये भागकर चले जाएगा, इसीलिए हम इसके साथ में घूम रहे थे 24 घंटे। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अरे भाई, ये तो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, हम कहां बोल रहे हैं? हम तो ये सब घटनाक्रम होने के पश्चात हमने कहा। और पूर्व से ताई जी ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस को अपने घर में झांक के देखने का प्रयास है। निश्चित रूप से उन्होंने एक बात और कही कि जब हम अच्छी परिस्थिति में थे और अक्षय कांति बम कोई इतने बड़े नेता नहीं थे कि उनका भारतीय जनता पार्टी में आने से कोई बेशक ये आकलन हमारा भी है। हमने अपने कॉपी में भी कहा कि वो कोई बहुत बड़ा विस्फोट बीजेपी के खेमे में नहीं करा पाते, भले वो लड़ते तो भी। हाँ बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से वही बात ताई जी ने कही, और ताई जी ने सूरत की घटना का जिक्र करा, उसके बाद में जो है खजुराहो की घटना का जिक्र करा कि वो एक कैंडिडेट किस तरह से अपना जो है साइन करना भूल जाता है, तो ये आपका फेलियर है। तो कांग्रेस को पहले अपने घर में जाकर देखना चाहिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विषय में बात करना चाहिए। दूसरी बात है, ये तो 2014 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने सबसे पहले शपथ ली थी, तब से ये दौड़ प्रारंभ हो गया था। ये दग्गूबाती पुरंदेश्वरी 2014 में अलग हो गई, वीरेंद्र सिंह, जगदम्बिका पाल और तीसरे मेहमान को इन करता हूं, तीसरे चालू हो गई थी। आ जाऊंगा, वक्त है अपने पास बहुत। तीसरे मेहमान को इन करता हूं पवन जी को। पवन जी, इन ये भी कह रहा है खोटा सिक्का, जिन्होंने अपने टकसाल में रख लिया वो भी कह रहा है खोटा सिक्का,
तो फिर क्यों, मतलब ये यहाँ से गए क्यों, वो वहाँ आए, उन्होंने रिसीव किया क्यों? दाता ग्रहीता दोनों पर टिप्पणी आपकी। देखिए प्रवीण जी, ये केवल जब सुमित्रा महाजन जी का जो ट्वीट आया और जो उन्होंने सक्रियता दिखाई, ये सब चर्चा का विषय उसके बाद हुआ। मुझे लगता है कि सुमित्रा महाजन एक सम्मानजनक हस्ती हैं देश की, और उनको पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया। उन्होंने जो आवाज उठाई उसी के बाद जो है ये चर्चा और उनकी फैन फॉलोइंग है इंदौर में, मतलब उन्हें चाहने वाले लोग हैं बहुत सारे। जी जी जी। और अगर अपन देखें इस बात को भी कि ताई और भाई की लड़ाई जग जाहिर है राजनीतिक रूप से चली आ रही। हाँ, अगर ताई उस समय बोलती जब खजुराहो में इंडिया गठबंधन का सपा प्रत्याशी विड्रा हुआ, या उसका नामांकन खारिज हुआ, या सूरत में निर्विरोध चुनाव हुआ, उस समय अगर ताई जी बोलती तो राजनीति की झलक, राजनीति की बू नहीं आती। सुमित्रा महाजन जी का बोलना स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ताई और भाई के बीच का जो विवाद है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर ताई बीच में नहीं कूदती तो केंद्रीय भाजपा नेतृत्व इस निर्णय को करने वाले, क्योंकि पहले भी हो चुका है, भागीरथ जो थे, भागीरथ प्रसाद भिंड से, वो हालांकि वो नॉमिनेशन के वक्त नहीं, टिकट मिलने के अगले दिन चले गए थे वो शायद। हाँ जी जी, लेकिन उसी चेन में। और फिर दूसरा विदिशा का जो निर्णय हुआ था, उस समय भी ताई ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मुझे लगता है कि जो राजनीति करते हैं, राजनीतिक जो अपना दबदबा रखते हैं, उस दबदबा को कायम रखने के लिए इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। यही निर्णय अगर सुमित्रा महाजन जी जब चुनाव लड़ रही होती और होता तो वो कहती वाह गजब हो गया। तो मुझे लगता है कि ये अंदरूनी राजनीति की लड़ाई है इंदौर की, ताई और भाई के बीच की, और उसी का परिणाम है कि एक शख्सियत है ताई जो जिनने आवाज़ उठाई और वो आज चारों तरफ गूंज रही है, और उसी आवाज़ का झंडा लेकर जीतू पटवारी घूम रहे हैं। आज जीतू पटवारी के विषय में आप खुद सोचिए कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व की। अगर अपन इस तरह की बात करें तो आपके जैसे के मिश्रा भी, भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि उनको पहले से पता था। वो जो उनके साथ घूम रहे थे दिनेश यादव, उन्होंने कहा मुझे पहले से पता था। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के अधिकतर बड़े नेताओं को ये पता था कि कोई कांग्रेस का बड़ा, मतलब लोकसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो अपरिपक्व लीडरशिप पर सवाल, ये साफ तो नहीं कहा लेकिन ध्वनित हो रहा है बिल्कुल क्लियर पवन जी की बात से, और हम सब लोगों की बात से भी ये लगना चाहिए कि भाई लीडर, अगर मेरे ही ऑफिस में धनाधन मतलब बड़े विकेट जाने लगे और मुझे पता नहीं चल पाए, जो कि आपके संगठन की तुलना में बहुत छोटा है, तो लीडरशिप पर सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए प्रवीण जी, संगठन की निश्चित ही कुछ कमियां रही होंगी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, और कहां कहां कमियां रही इसका तो निश्चित रूप से विश्लेषण होना चाहिए, और हर एक राजनीतिक दल को इतना चिंतन मनन तो करना चाहिए कि आगे के परिणामों में सुधार आ सके। लेकिन एक मैं समग्र जो देश में जो फिनोमिना चल रहा है प्रवीण जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की कमियों को इंगित करके हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि देश की परिस्थितियां क्या है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सूरत में अगर जो उम्मीदवार नहीं, अगर पर्चे में साइन नहीं की प्रॉपर और उसका पर्चा खारिज हो गया तो उसमें कोई क्या कर सकता है, या भारतीय जनता पार्टी निर्दोष है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जितने भी निर्दलीय वहां लड़ रहे थे उनके भी फॉर्म में त्रुटियां हो गई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई पराक्रम था? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री गुजरात के, और देश के गृह मंत्री की बात कर रहा हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री, उनकी निगरानी में हर एक कैंडिडेट का फॉर्म उठवाया गया, और निश्चित रूप से इंदौर में भी एक कोशिश हुई थी। मैं अपनी जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता की हैसियत से बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर दो ऐसे निर्दलीय कम से कम थे जिनके फॉर्म पे नकली हस्ताक्षर करके उनके फॉर्मों को वापस करवा दिया गया। उन्होंने शिकायतें की बाकायदा फोरम पे, न्यायालय में शिकायत की, चुनाव आयोग की शिकायत की है, उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही चुनाव आयोग है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ। पूरा संतोष जी आपको जवाब लेते हैं, डॉक्टर व्यास जवाब आप दीजिएगा। मैं एक एड ऑन कर देता हूं, भाई आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़े राजनेता हैं, वो भी वीडी शर्मा, वो कह रहे हैं कि भाई उनका सिक्का खोटा निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो खोटा सिक्का फिर अपने टकसाल में क्यों ला के रख लिया आपने, अपने खजाने में क्यों जमा कर लिया? अगर टकसाल खराब थी तो अपने खजाने में क्यों ले आए आप? देखिए प्रवीण जी, विचारों के साथ में जब कोई पार्टी में आता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत। आप देखिए ना, पूर्व में जितने दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, उनकी भाषाई मर्यादा क्या थी, सनातन धर्म के प्रति क्या था, कभी रामायण जी को लेके वो क्या उद्बोधन देते थे और कभी वो सनातन धर्म को लेके क्या उद्बोधन देते थे। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उनकी वैचारिक क्षमता क्या है और विचार किस तरह से वो राष्ट्रवाद की तरफ प्रेषित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं, राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर होकर कोई व्यक्ति अगर
भारतीय जनता पार्टी में आता है, या तो वो राष्ट्रवादी विचारों के साथ अग्रसर होगा या कुछ सालों में पार्टी छोड़ देगा या पार्टी उसको बाहर कर देगी। और पूर्व से ऐसा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि 2014 से आप देख लीजिए, जिन नामों का मैंने जिक्र करा है उसमें से कुछ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और आज विकास के पथ पर वे अग्रसर है और पूरे प्रदेश में जो है उनका नेतृत्व मान्य है। वहीं जो लोग कांग्रेस के साथ में जुड़ते हैं, आप देखिए ना, पूर्व से जब खंडन हुआ 70 बार टूटी, कभी आए कभी आर कभी एस कभी जेड, और उसके बाद में डीएमके पे आरोप लगाना और उसके बाद डीएमके को समर्थन दे देना, उसके बाद सनातन धर्म के प्रति जो लोग जो है अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं उनको व्यक्तिगत बता देना। अभी की रिसेंट की घटना है, आप देखिए ओवरसीज अध्यक्ष जो है वो भाषा के आधार पर खुद का मुंह अफ्रीकन जैसा है, लेकिन भारत के लोगों को अफ्रीकन बता रहे हैं। ठीक है, एक बार पवन जी को इन करते। पवन जी, ये इस पूरे मसले में अगर आप देखो तो फर्क क्या पड़ेगा? मतलब ताई की भी फैन फॉलोइंग है, अगर वो इस तरह से नाराजगी जैसा दिखा रही हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि जो शंकर लालवानी ने पिछले बार रिकॉर्ड बनाया था वो रिकॉर्ड मेंटेन रह पाएगा, या फिर इंदौर बड़ा जागरूक शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि भाई वहाँ की जीत और हार की धमक एक सीट तक नहीं रहती बल्कि आसपास की सीटों तक भी जाती है। आपकी नज़र में इंदौर का परिदृश्य कैसा होगा वोटिंग के वक्त? देखिए प्रवीण जी, ये निर्भर करता है कि इंदौर का जो मतदान प्रतिशत है वो क्या है, और दूसरा एक सबसे बड़ा विषय ये है कि दोनों ही दलों में अपना परंपरागत वोट होता है। जो कांग्रेस को जो वोटर होता है वो कांग्रेस के लिए वोट करता है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर होता है वो भाजपा को वोट करता है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से अगर मतदान का प्रतिशत अच्छा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन ही होगा, क्योंकि पिछले 10 चुनाव आप और हम देख रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे आए हैं, नामी चेहरे चुनाव लड़े हैं वहां, और कितने भारी मतों से जो है वो पराजित हुए हैं कांग्रेस। पिछली बार तो लोग कहते थे पंकज संघवी के सामने तो आइडेंटिटी क्राइसिस है शंकर लालवानी, माने वो उतना बड़ा नाम भी नहीं है, फिर भी 5.5 लाख वोट से जीतना बड़ी बात। हाँ जी, और ताई की अपील अगर इतनी होगी कि मोदी जी की अपील या उनके जो भारतीय जनता पार्टी जो मुहिम चला रही है मंदिर की अपील वो छोटी पड़ जाए तो फिर ताई बहुत बड़ी नेता है देश की, और इतनी बड़ी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने घर बिठा दिया, ये बड़ा प्रश्न होगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शंकर लालवानी भले ही वो 5 लाख से ना जीते, लेकिन बड़ी जीत होगी, ये निश्चित रूप से आप देख लेना। और ये जीत आप जो कह रहे हैं ना कि मालवा में असर करती है, इंदौर से जो हवा चलती है, और वो निश्चित रूप से हवा चलने वाली है, क्योंकि आज जो वीडियो जारी हुआ है, फिर वही बात करेंगे, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी का दिखाने की कोशिश की गई है कि हम लोग एक हैं, लड़ाई आपस में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मुकाबला मिलकर कर रहे हैं। तो यही सब दिखाने की कोशिश है। और मालवा में जो जिस तरह से प्रभाव है भाजपा का, उस प्रभाव को रोकने के लिए आज दोनों एक दूसरे से गलवैयां करते दिखे, और आगे चल के ये परिस्थितियां विपरीत होंगी, ये भी आप राजनीति में संतोष जी के पास जाते हैं। महत्वपूर्ण बात आपने कही, ये हमारे सेगमेंट का पार्ट भी है डिबेट का। संतोष जी, आज जो तस्वीर दोनों की साथ में आई, जो वीडियो उन्होंने सार्वजनिक किया, सोशल मीडिया में खुद से पोस्ट भी किया, उससे पहले ऐसी तस्वीरें मिलके उन्होंने पूरा कैंपेन नहीं किया, तो क्या ये जो पवन जी कह रहे हैं कि भाई जो दोनों मिलके अब एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चुनाव बाद का दायित्व निर्धारण, कोट अनकोट कर लीजिएगा, कि दायित्व निर्धारण तय कर रहे हैं कि साहब अगर भगदड़ हुई तो उमंग जी भी जिम्मेदार हैं, या इस तरह से दायित्व निर्धारण का वीडियो तो नहीं था कहीं ये? देखिए प्रवीण जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस में बिल्कुल भी इस तरीके का जिसको कहते हैं कि गुटबाजी है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही अभी खराब दौर से गुजर रही है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो इसमें गुटबाजी की कोई गुंजाइश बची नहीं है। दिग्विजय सिंह जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उमंग सिंघार जी, जीतू पटवारी जी, जितने भी हमारे तमाम नेता हैं, सब पूरे प्रदेश में घूम घूम कर दौरे कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीर नहीं है कि जब जीतू पटवारी उमंग सिंघार साथ में, आप चंबल में देख लीजिए, विंध्य में देख लीजिए, महाकौशल में देख लीजिए, मालवा में देख लीजिए, जहां भी दोनों नेता रहे साथ में रहे, एक साथ हेलीकॉप्टर में हो, कार में हो, ये पहली तस्वीर नहीं है। लेकिन चूंकि अब ये मीडिया में वायरल हो गई तो तस्वीर, तो मैं कहता हूं कि ये भी सुखद पहलू है कि ये तस्वीर वैसी नहीं है कि एक तरफ इंदौर में कांग्रेस के रंगा और बिल्ला, कैलाश विजयवर्गीय और जो रमेश मेंदोला उनके साथ में बैठकर हमारा प्रत्याशी जा रहा है, एक प्रकार से अपहरणकर्ता बनकर दोनों ले गए, उससे सुखद तस्वीर है हमारी कि हम मित्रता की तस्वीरें पेश कर रहे हैं, और एक प्रकार से वो राजनीति को कलंकित करते हुए, लोकतंत्र को
खंडित करने की तस्वीरें जो आई थी उससे अच्छी तस्वीरें हैं जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की। दूसरी मैं एक चीज और कह दूं कि प्रधानमंत्री ने कल जो अडानी और अंबानी का नाम लिया है कि अडानी और अंबानी के घर से टेम्पो में पैसा जाता था, बोरे भर भर के कांग्रेस के शहजादे को मिले हैं, तो चुप रहे, इसलिए कांग्रेस का शहजादा चुप है कुछ दिनों से। और मैं उनको बता दूं कि कांग्रेस ने ट्वीट किया लगातार कि कोई दिन ऐसा नहीं किया कि जब राहुल गांधी ने रैली की और अडानी अंबानी के विरुद्ध नहीं बोला है। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इन 10 साल अडानी अंबानी के विरुद्ध वो नहीं चुप हुए, वो अगर चुप थे तो उनको कितने बोरे भर के मिले, उनको कितने टेम्पो भर के मिले? और अगर इतने ही टेम्पो और इतने ही बोरे काला धन अडानी और अंबानी के पास पड़ा है तो ईडी और सीबीआई निकम्मी है इस मोदी शासन। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर व्यास, कोशिश करेंगे हम कि एमपी के संदर्भ में बात करें, रीजनल चैनल। डॉक्टर व्यास जवाब फिर भी आप दे सकते हैं जो संतोष जी आरोप लगा रहे हैं उसको। देखिए, रंगा बिल्ला का जो चरित्र था उस चरित्र को चरितार्थ तो स्वयं जीतू पटवारी जी और जो है उमंग सिंगार कर रहे हैं। उमंग सिंगार कहते हैं कि अगर जीतू पटवारी चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मतलब रंगा चुनाव लड़ेगा तो बिल्ला चुनाव लड़ेगा। अब देखिए, इस चरित्र को चरितार्थ करने वाले नेता, और उसके बाद में जब इंदौर सीट की बात हुई तो भागने का प्रयास करना जीतू पटवारी जी का। कांग्रेस के तो कई नेता कह रहे थे कि जीतू पटवारी जी को स्वयं आके घोषणा करनी चाहिए कि मैं इंदौर से लड़ूंगा, तब जाके पूरे प्रदेश में जो है माहौल बन पाता। लेकिन हार का भय और दूसरा, देखिए संतोष जी, मैं आपको सुन रहा था ना, ये समस्या यही है कि आपका नेता जो है वो भाषाई मर्यादा खो देता है तो आप भी खोएंगे। यही प्रयास जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि वो डर गया, वो पानी में गया जब वो केसा कांप रहा था, और यही भाषा मर्यादा का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं। अडानी अंबानी को जो है पीछे से इन्वेस्टमेंट देने का कार्य करते हैं। माफ कीजिए, मैं जाता पवन जी के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता मुझे, माफ कीजिए, यहीं पर शुक्रिया बोलना पड़ेगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है, दर्शक बहुत ज़्यादा समझदार हैं और वो वोटर भी हैं, जाहिर बात है, तो उन्हें पता है सारी चीज़ें। वो इनकी बिटवीन द लाइन हम आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं। मैं सहमत हूँ पवन जी की बात से कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसके प्रयास, किसके कर्तव्य, किसकी करतूत, किस तरह के मानस पर असर छोड़ पाई वोटर के, ये उसी दिन कमोबेश तय हो जाएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।